नमस्ते स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम अपने राजनीति विज्ञान के पार्ट 2 संविधान निर्माण के ऊपर बातचीत करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने पिछली कक्षा में लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों वाले में काफ़ी बातों पर बात की थी कि लोकतंत्र की हमें आवश्यकता क्यों है। संसद के हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो लोग नेता होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उसके बारे में भी हमने चर्चा करी कि कैसे उनके काम लोकतांत्रिक होते हैं या कैसे वो तानाशाही व्यवस्था के समर्थक हो सकते हैं। हमने बहुत सारे अंतरों को बताया। उस बीच हमने सऊदी अरब जैसे जो राजतंत्र व्यवस्था है उसकी बात की थी। लेकिन और आज हम जो बात करेंगे उसमें लोकतंत्र के जो हमने लास्ट टाइम बात की थी उसमें संविधान की जो एक बहुत मुख्य भूमिका होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। जो संविधान है, अक्सर आपने बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम जरूर सुना होगा, उम्मीद है, या जिसने नहीं सुना है वो आगे सुनेंगे भी। इनके बारे में हम इनके महत्व को, जो संविधान निर्माण के, जो भारत का जो संविधान है उसके निर्माण में जो भूमिका है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम अपने इस पाठ में खासतौर पर जो शुरुआत करेंगे, हम दक्षिण अफ्रीका की जो लोकतांत्रिक संविधान की हम बात करेंगे। इसमें नेल्सन मंडेला के योगदान को भी हम लाएंगे। उसके बाद हम संविधान की ज़रूरत के ऊपर बात करेंगे, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों है। उसके बाद हम अपने देश यानी भारत के संविधान के ऊपर जाएंगे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है और कुछ मुख्य बातें जो आपको जाननी चाहिए, ज़रूरी हैं, उसके बारे में। और साथ ही हम बुनियादी उन सिद्धांतों के बारे में भी बात करेंगे जो हमारे संविधान को एक बहुत अपने आप में अलग भी बनाती है और ये दिखाते हैं कि कैसे हमारे संविधान ने विविधता को अपने आप में समाया हुआ है। विविधता को लेकर मैंने बात की थी, शायद यहाँ हम जान लेते हैं। विविधता यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो लोग हैं, जैसे कि अपनी भाषा बोलने वाले, धर्म के लोग, इनको कैसे समायोजन हमारे संविधान ने भी में किया गया। और इसमें जो संविधान है वो अपने आप में निर्माता जो है इसके कई लोग थे। हम बात करेंगे कि संविधान सभा ने कैसे इसमें अपना योगदान निभाया है। कुछ ऐसी बातों को लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पाठ से। अपने सभी परिचय वाले हिस्से पर आ जाएंगे। जी हाँ, पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि किन वजहों से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सरकारें मनमानी नहीं कर सकती हैं। वो कौन से कारण है, वो कौन से नियम है जिनकी वजह से वैसा नहीं कर पाते हैं। यही नियम, जो इन नियमों का समूह है, वो संविधान कहलाता है। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, माफ़ कीजिए, होती है। संविधान बनते कैसे हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों, मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए
बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि थोड़ा अच्छे से और समझ गए होंगे कि स्पष्ट तरीके से कि कैसे इस पाठ हम आगे करने क्या वाले हैं वास्तव में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2.1 जो हमारा शीर्षक है उस पर आएंगे, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। चलिए आरंभ करते हैं। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। जो मैंने अभी ये लाइंस पढ़ी ये नेल्सन मंडेला के हैं, ये कथन नेल्सन मंडेला का है। हम बात करते हैं आगे इसके बारे में। यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। स्टूडेंट्स, देशद्रोह का मतलब है देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने का एक अपराध। यानी कि जो इस तरह, यानी कि हम जैसे देशद्रोही कहेंगे, यानी कि वो क्या चाहते हैं, देश की सरकार को उखाड़ देना चाहते हैं, यानी कि वो सरकार चली जाए वहाँ से या ना रहे, और यह एक तरह का अपराध है। और ऐसा आप कई बार अखबारों में, न्यूज़पेपर्स और फिल्मों में भी देखते होंगे। किसी पर देशद्रोह का आरोप लगता है। हाल ही में कई आरोप आपने सुने होंगे। हालांकि कई बार सरकारें थोपती भी हैं, झूठ भी कहती हैं, कई बार ये सच भी होता है। तो दोनों तरह की बातें देखने को मिलती है। हम यही बात करेंगे कि कैसे किसी को झूठे आरोप में भी देशद्रोह का नाम लेके फंसाया जा सकता है, जाता भी है, लेकिन कई बार यह हकीकत भी होता है और सही भी होता है। और वास्तव में इसको लेकर सही गलत ये बहुत सारी बातें आती है, लेकिन हमें नियम के हिसाब से चलना होता है। देश का एक संविधान है जहाँ इसे एक अपराध के तौर पर देखा जाता है और इसके लिए एक सजा का प्रावधान भी है। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। जो रंगभेद है, दक्षिण अफ्रीका की सरकार जो थी वहाँ पर 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली अलगाव और खराब व्यवहार करने वाली एक तरह की व्यवस्था थी। और ये जो रंगभेद है इसको अपनाया जाता था एक नीति के तौर पर, जहाँ पर उनके साथ भेदभाव होता था। मैंने आपको फिर से बताऊं, काले लोगों के साथ ये भेदभाव के लिए अपनाया गया 1989 तक अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। तो 1989 के बाद क्या हुआ, हम इसके बारे में बात करेंगे कि नेल्सन मंडेला का इसमें क्या योगदान रहा धीरे धीरे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल, यानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी तरह की, रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। हाँ, आप सब यहाँ एक साइन बोर्ड जो यहाँ पर है, एक साइन बोर्ड बना हुआ है, माफ़ कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इंग्लिश में कई सारे बातें लिखी हैं। डेंजर, नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड्स, if you enter these premises at night, you will be listed as missing. Armed guards shoot on sight. Savage dogs devour the corpse. You have been warned. देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है इसके। रंगभेद वाले दौर 1953 के ये साइन बोर्ड है स्टूडेंट्स, एक साइन बोर्ड जिसमें तब के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। इस साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा, देसी अश्वेत हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स
देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दे दी गई है। तो उम्मीद है आप लोग बड़ी आसानी से समझ गए होंगे कि किस तरह की सरकार उस समय रही होंगी, किस तरह की हिंसक क्रूर जो सरकार रही होंगी उस वक्त, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है और इस तरह से उनको खुलेआम गोली मारने और जैसे कई गलत शब्दों का प्रयोग किया है, भेदभाव का प्रयोग किया है। हम आगे जानेंगे कि इससे किस तरह से निजात पाया उस समय की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष जो है उस शीर्षक पर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। अंग्रेज, हम स्टूडेंट्स आपको पता हुआ हमारे यहाँ भी अंग्रेजों ने राज किया था। अंग्रेजों जनरल हम बोलते हैं, जो इंग्लैंड के जो लोग थे वहाँ पर उन्होंने यहाँ पे जो राज किया था। उस तरह से कई जगह पे दक्षिण अफ्रीका पर भी विदेशी शासन था। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह हथियारों और जोर जबरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। पर भारत से उलट काफी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया। रंगभेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की चमड़ी का रंग काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहां मिश्रित नस्लों, जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, और भारत से गए लोग भी थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली अपनी वीडियोस में कई जगह जो वोट के अधिकार को, लोकतंत्र की जो मूल विशेषता है उसके बारे में बात की थी। और यहाँ देख सकते हैं कि वोट ना डालने का अधिकार सामने आया है और कितनी बुरी स्थिति, न केवल वोट डालने का अधिकार बल्कि कई बुरी स्थिति में उनको रखा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता था। आगे देखते हैं। रंगभेद की शासकीय नीति यानी सरकार की नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरों की बस्तियों में रहने बसने की इजाजत नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल यानी स्विमिंग पूल और सार्वजनिक शौचालयों तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है कई बार। पृथक्करण या अलग अलग करने की जो नीति थी वो क्या थी, किस तरह से, तो उदाहरण सहित आप ऐसा डाल सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ अगर ध्यान दें आप लोग, तो मैं कहता हूँ आप यहाँ समझने की कोशिश करें इस बात को, तो आप अपने शब्दों में डालें। काफ़ी बातें आपको बड़े सरल तरीके से समझ में आ रही होगी, और अपने शब्दों में बनाएं और लिखें। ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल वही शब्द यहाँ से देखें, उसको रटें और वहाँ एग्जाम में छापें या किसी को बोले भी। आप अपने शब्दों में इसको बता सकते हैं और बिल्कुल टीचर आपको सही अंक देंगे। ठीक है, तो यहाँ अवश्य आप ध्यान अच्छे से दीजिए और वीडियो को पीछे करके भी आप सुनिए। आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक शब्द तक आपको अच्छे से बता दिया जाए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। एग्ज़ाम जैसे छोटी चीज़ शुरू नहीं, बल्कि आगे तक के लिए आपको समझ बहुत अच्छी बने। चलिए आगे चलते हैं। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। गिरजाघर यानी चर्च तक में भी, जो धार्मिक स्थल है, वहाँ पे भी नहीं जा सकते थे।
अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंगभेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। आप कीजिए, भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। और तो कई बार एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सी पार्टी थी या दल थी जिसके नेतृत्व में ये स्वतंत्रता संघर्ष जो दक्षिण अफ्रीका था वो किया गया। तो आप इसको लिखें, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। इसी तरह भारत में बने देखा हुआ एक पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलिए आगे देखते हैं। इन्हें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थे, है ना। इसमें कई और मजदूर संगठन भी और कम्युनिस्ट पार्टी एक दल है, ये भी राजनीतिक दल। भारत में भी इसकी इसी प्रकार का दल है। आगे देखते हैं। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। स्टूडेंट्स, यहाँ में एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम गोरे बोलते हैं या वहाँ के लोग कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे लोग खराब हैं वहाँ पे। यानी हर जगह पर सही और अच्छे लोग पाए जाते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। जो समझ रखने वाले, जो समझदार हैं, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। कहने का मतलब है कि अफ्रीका में साथ दिया और उनके साथ गया, उनके आंदोलन में उनके साथ गए। चलिए आगे देखते हैं। अनेक देशों ने रंगभेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 के ही जो ये लाइन खत्म हुई है इसके नीचे देखें, खुद करें और खुद सीखे वाले हिस्से पर नेल्सन मंडेला के जीवन और संघर्षों पर एक पोस्टर बनाएं। आपने पिछले वाले पेज में एक जरूर जब देखा होगा तो एक नेल्सन मंडेला की जो तस्वीर है वो जरूर देखी होगी, या जिसने नहीं देखा वो देख लें। आगे पढ़ें। अगर उनकी आत्मकथा द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्टूडेंट से कई बार उससे पूछ लिया जाता है कि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है। द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम उपलब्ध हो तो कक्षा में उसके कुछ हिस्से पढ़कर आपस में चर्चा करें। तो जो अपने स्तर पर हैं, आज इंटरनेट की काफ़ी सुविधा है, आपको पता है, और आप यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, तो आप इंटरनेट पर जाएं, इस किताब के बारे में जो कुछ आपको मालूम चलता है वो हिंदी में भी यूट्यूब पे कुछ मिल सकेगा, उम्मीद है मुझे, और गूगल पे सर्च करें, इस तरह से जाने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि आपको इस किताब के नाम को रटने की ज़रूरत नहीं होगी, जो अक्सर आपको परेशानी होती होगी, और कई स्टूडेंट्स रटने की इस खराब पद्धति में लग जाते हैं। तो मैं चाहूँगा इस किताब के बारे में थोड़ी जानकारी लें, ताकि इस किताब को उस हिस्से में जो बातें होंगी आपको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से याद करने में आसानी होती है। इसी तरह से हमारा दिमाग काम करता है और चीज़ों को बड़े आसानी से याद कर लेता है। और रटने से एक परेशानी भी एक तरह की होती है और उसे समझ नहीं पड़ती है। तो अच्छा रहेगा आप लोग डिस्कशन करें, बैठें, या अपने लेवल पे भी सर्च करने की कोशिश करें। चलिए स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एक नए संविधान की ओर, इस शीर्षक पर आ जाएंगे। एक नए संविधान की ओर, जो इस हिस्से पर हम आ गए हैं। रंगभेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया गया, राजनैतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गईं। 28 वर्ष तक जेल में कैद रहने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया।
तो स्टूडेंट्स यहाँ नेल्सन मंडेला के देखिए ये सज़ा का वर्ष था 28 साल। आप समझते हैं कितना ज़्यादा होता है। शायद आप में से कई के बड़े भाई हो या चाचा या मामा, कुछ लोग 28 वर्ष के हुए, और आप तो बिल्कुल नहीं हुए होंगे 28 के। आप देखिए आपसे लगभग डबल उम्र के जो जीवन है उन्होंने जेल में बिताया। तो कितना संघर्ष वाला जीवन था उस समय का, ये आप लोग सोच सकते हैं, ये इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना करके देखें तो अपने आप में कितना ज़्यादा दुखदाई लगता है। चलिए आगे देखते हैं। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यानी कि स्टूडेंट देखिए कि 1994 में कैसे 26 अप्रैल 1994 को आज़ाद होता है और दक्षिण अफ्रीका अपने उनके चंगुल से और उसका नया झंडा लहराता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था, जो हमने पहले बात देखी है लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है, उस तरह की शासन प्रणाली यहाँ आती है। अब मिलीजुली सरकार के यहाँ एक बार फिर से यहाँ पर गठन होता है और एक नई शुरुआत यहाँ से दक्षिण अफ्रीका की होती है। तो यहाँ ये ध्यान रखें कि कई बार एग्ज़ाम्स में या कहीं पर आप लोग और बड़े होंगे तो कई एग्ज़ाम्स में इस तरह के तथ्यों को पूछ लेते हैं, फैक्ट्स बोलते हैं इंग्लिश में इन्हें। जैसे 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका वाला जो उसका नया झंडा कब लहराया गया है ना, कब यहाँ लोकतंत्र आया, इस तरह की बातें पूछ ली जाती है। तो इन तारीखों पर एक बार ध्यान दे दें क्योंकि तारीखें अपने आप में काफ़ी कुछ उस समय की पूरी बातों को ध्यान रखने का अगर तारीख आपके लिए काम कर सकती है। आप आगे जाएंगे कक्षाओं में तो देखेंगे कि तारीख का अपने आप में याद होना या साल का याद होना कई बार घटनाओं को जोड़ देता है, तो आपकी मेमोरी अपने आप उसको पकड़ लेती है। तो ये फ़ायदा होता है साल को याद करने से और तारीख, ये एक एक्स्ट्रा बात होगी। चलिए आगे देखते हैं यह सब कैसे हुआ। आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। तो उन्हीं की ज़बानी देखते हैं। आइए। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंगभेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमनसाहत पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़े और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। तो स्टूडेंट देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पे इन्होंने की है यहाँ पर कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना लोकतंत्र का आधार है, यानी कि सर्वोपरि मनुष्य है। कई प्रकार के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं और हम जिसे जानते हैं कि एक विचारक ने हमारे इंसान को सामाजिक पशु की संज्ञा दी है। हम सामाजिक रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इनकी बातों से ये नज़र आ सकता है कि कितना विश्वास था उन्हें और भरोसा भी था। तो ये मुश्किल परिस्थितियों में एक अपने आप में सीख का काम करती है। आप लोग देखिए कितनी बड़ी बड़ी दुविधाएं जीवन में आती हैं, तो इनके जीवन से सीखने वाली बात है। आप लोग देखें 28 साल तक जेल में रहना, उसके बाद आके नई जीवन की शुरुआत करना और वो किस तरह के अनुभव से गुजरे होंगे, तो ये अपने आप में सीखने वाली बात होती है। और जो ये बातें बोली उन्होंने आखिरी में, भरोसा, देखिए इतनी कुछ गलत होने के बाद उन्होंने अच्छाई पर विश्वास नहीं छोड़ा। तो हमें कितने भी दुख हो, हमें भरोसा रखना चाहिए कि आगे चल के चीज़ें अच्छी होंगी। चलिए ऊपर एक तस्वीर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। तो यहाँ एक और भेदभाव का उदाहरण देखिए किस प्रकार से होता था। यहाँ पे सिर्फ वाइट यानी कि श्वेत जो लोग हैं, गोरे लोग, उन्हीं को ये अधिकार था। ये अनुच्छेद कई बार पूछ लेंगे अनुच्छेद कौन सा भेदभाव वाला जो अनुच्छेद था वो कौन था, तो आप लोग याद रखें धारा 37।
चलिए आगे देखते हैं। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ कर दें। ये कितनी बड़ी बात यहाँ पर आग्रह के साथ की गई। ये देखा आपने कि इतना कुछ गलत होने के बावजूद भी अश्वेत लोगों ने माफ़ी, जो माफ़ करने की जो बात होती है वो उनको दिखाया, उन्होंने माफ़ किया और भूलने के लिए भी कहा कि वो घटनाएं। यही इंसानियत है। इसमें से आप लोग ध्यान दें कि गलतियां होती हैं, लेकिन अपनी अपनी बातें होती हैं, ऐसे लोग होते हैं, इससे सीखने वाली चीज़ें होती हैं। आगे देखें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष की समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानवाधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ जो संविधान शब्द है हम पहले ही परिचित हो गए हैं, एक बार और आपको इसके बारे में बता दूं। ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। इसमें किसी देश की राजनीति और समाज को चलाने वाले मौलिक कानून होते हैं। मौलिक यानी कि आप समझिए आधारभूत, बेसिक। जैसे जीवन के लिए पानी का महत्व, उसी तरह इंसान के जीवन, जो व्यवहारिक जीवन है, उसको जीने के लिए भी कुछ अधिकार होते हैं। वो अधिकार संविधान में दर्ज किए जाते हैं और संविधान में लिखित होते हैं और वो हमको दिया है। जैसे भारत का भी अपना संविधान है। तो मैंने जैसा कि पहले ही बताया था कि हमेशा जो हमें संविधान है, वो जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं, उसकी अपनी एक जिम्मेदारी होती है और सरकारों को उनके साथ, उनको नियम के अनुसार चलना होता है। लोगों को भी उनका ध्यान रखना होता है कि वो नियम ना तोड़े और उन सिद्धांतों का सम्मान करें। और आपको पता है अभी 26 जनवरी आया, तो 26 जनवरी के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ 1950 में, जिससे जुड़ा एक बहुत हाल ही फिलहाल का एक बात है। चलिए हम उन्हीं के प्रश्न को देख लेते हैं। अगर दक्षिण अफ्रीका के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता? तो इसमें जाहिर सी बात है, अगर ये नीति नहीं अपनाते अश्वेत लोग, जो हमने बात की, तो बहुत सारी हिंसाएं होती, खुलेआम कत्लेआम होते, देश में विभाजन होता, बंटवारा होता, और एक बात तो तय होती कि देश में शांति नहीं रहती। हालांकि शांति की अपनी भी बात है कि कुछ लोगों का उसमें फ़ायदा था पहले की शांति में, लेकिन जो काम बाद में हुआ, जिस लोकतंत्र की स्थापना की नींव पड़नी जिस शांति के साथ हुई, वो उस समय ऐसा नहीं था। यानी कि हिंसा अपने आप में किसी बात की कोई अच्छी चीज़ नहीं है, मैं कहता हूँ अपने आप में, मैं भी ये कहता हूँ। और जो उस समय जो ये नीति अपनाई अहिंसा की, वो अपने आप में काबिल तारीफ थी। तो जाहिर सी बात है, अगर किया होता तो बहुत सारी हत्याएं होती। शायद जो उस समय था, जो दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी हुई, वो आज़ादी कम से कम उस तरह की तो नहीं होती, ये हम तो मान ही सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए पेज नंबर 23 पर चलते हैं और इसके बारे में कुछ बातें करते हैं और नीचे बिंदुओं को साथ साथ पढ़ते हुए। 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया, वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं, उतने दुनिया के किसी संविधान ने नहीं दिए हैं। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा, ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। यानी ये बात की गई कि किसी भी तरह कोई भेदभाव नहीं होगी और किसी के साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा, किसी तरह का कोई इनजस्टिस नहीं होगा।
इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। तो ये देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यही बात होती है कि समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। इसके लिए आप पेज 30 देख सकते हैं, यानी कोष्टक में लिखा भी है ब्रैकेट में, पृष्ठ 30 देखें। स्टूडेंट्स, प्रस्तावना जो यहाँ शब्द आया है, इसका एक बार मतलब जान लीजिए। यह संविधान का वह पहला कथन है जिसमें कोई देश अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहता है। यानी कि आप समझिए कि अपने आप में ये एक इंडेक्स का काम करती है। जो अपने पाठ के आपने देखा होगा, जो भी आपकी सूची होती है अध्यायों की, कौन से पाठ कब हैं, अंदर आप क्या पढ़ने वाले हैं, की सूची यहाँ दी गई होती है। और आप आसानी से जान सकते हैं कि एक मोटा मोटी मतलब कहिए कि अपने आप में पहली तस्वीर में संविधान के अंदर क्या है उसको आप जान सकते हैं प्रस्तावना के माध्यम से। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिणी अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितनी बड़ी भूमिका इतिहास की रही, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के इतिहास की रही, जो उन्होंने झेला, उस अनुभव से किस तरह के, यानी कि देखिए दुख के क्षण से भी ये सीखा जा सकता है कि उस तरह की सिचुएशन ना आए। वो कौन सी सिचुएशंस थी, परिस्थितियाँ कौन सी थी जो ऐसी स्थिति को पैदा कर रही थी। यानी उन्होंने उससे एक सबक सीखा, एक लेसन लिया और आगे बढ़े। चलिए आगे इसको देखते हैं। तो उन्होंने एक प्रकार का एक इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की साझेदारी के दिखाने के कारण ये संभव हुआ। एक बार फिर मंडेला के शब्दों में ही ये बातें समझें। तो एक बार फिर हम मंडेला जी के जो कथन है उनको देखते हैं। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से यह वायदा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी, क्रूर और दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने की अनुमति नहीं देंगे। पर बात इतनी ही नहीं है, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष, यह देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। एक बार फिर उन्होंने देखिए पुराने जो कानून थे नेल्सन मंडेला ने वो दोबारा दोहराए कि किस तरह की भेदभावकारी जो कानून थे वो, और ये बताया कि दोबारा इस तरह की चीज़ें इस देश के अंतर्गत नहीं की जाएंगी। और साथ में देखिए स्त्री पुरुष को भी, यानी कि जेंडर, लैंगिक स्तर पर असमानता को भी यहाँ मिटाने की कोशिश की कि किसी के साथ अन्याय लिंग के आधार पर नहीं किया जाएगा। आप लोग नीचे ये देखिए, दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें, ये लिंक है, आप इस लिंक पर जाएं और जानकारी आपको मिलेगी। आपने नेट में गूगल क्रोम पे जाएं और इसको ज़रूर देखें, और जानकारी के लिए आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगी। स्टूडेंट्स, इस पेज के ऊपर देखें एक तस्वीर है, और यहाँ पे देखिए इसके बगल में क्या लिखा है, आज का दक्षिण अफ्रीका। यह तस्वीर आज के दक्षिण अफ्रीका की सोच को उजागर करती है। आज का दक्षिण अफ्रीका खुद को इंद्रधनुषी देश कहता है। क्या आप बता सकते हैं क्यों? तो आपको ये हल्का हल्का अंदाजा जरूर हो गया होगा कि इंद्रधनुषी से यहाँ मतलब क्या है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं उसी को संबोधित करते हुए यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ विभिन्न प्रकार के, जैसे हर एक रंग के, काले, गोरे या भारतीय भी, जिनके अलग कलर होते हैं,
यानी विभिन्न प्रकार के लोग और जो कलर में हैं वो लोग एक साथ शांतिपूर्वक एक साथ रहते हैं। और आज वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभावकारी कानून नहीं है, वहाँ कोई रंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। और ये अपने आप में दक्षिण अफ्रीका की एक बदली हुई तस्वीर को हमारे सामने रखता है, जो अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायक है। नीचे हम यहाँ देखते हैं क्या पहुँचे क्या समझे वाले हिस्से पर, इसी पेज के नीचे देखेंगे। क्या दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम से आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की याद आई? इन बिंदुओं के आधार पर दोनों संघर्षों में समानताएं और असमानताएं बताएं। स्टूडेंट्स, तो हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। हम इन बिंदुओं को देख लेते हैं एक बार। विभिन्न समुदायों के बीच संबंध, नेतृत्व गांधी मंडेला। तीसरा, संघर्ष का नेतृत्व करने वाली पार्टी अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, उधर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। संघर्ष का तरीका और उपनिवेशवाद का चरित्र। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो तय है कि हाँ, इस संघर्ष से हमको भारत के साथ हमारे भारत के लोगों ने स्वतंत्रता संघर्ष जो किया था उसकी याद एक आती है, लेकिन कुछ इसमें समानता और असमानताएं बताया जा सकता है। जैसे जिस सदी में दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाया गया था, यानी कि 17वीं और 18वीं शताब्दी करीब में जो कंपनियां थी, व्यापार की जो कंपनियां थी, उन्होंने उसी समय दक्षिण अफ्रीका को भी, यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों एक समय पर गुलाम लगभग हुए थे। उसी समय गुलामी की जो जंजीर थी उसमें बंधे थे। स्टूडेंट्स, असमानता यह है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर बहुत से गोरे लोग वहीं बस गए और वहाँ निवासी के तौर पर, वहाँ के जो सामान्य निवासी होते हैं उसके रूप में वो रहे, और वहाँ के वो लोग रूलर्स भी हो गए। लोकल रूलर्स जो होते हैं वहाँ के, उस रूप में भी वो सामने आए। तो हमें आसानी से यहाँ अंतर देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जाके दक्षिण अफ्रीका में वो खुद वहाँ के जो गोरे थे, वहाँ की जो दूसरी सरकारें थी, जो उपनिवेशिक सत्ताएं थी, वो जाके वहाँ के लोकल रूलर्स वहाँ पर जाके बन गए। स्टूडेंट, जो मैंने ये समानता और असमानता का जो ये अंतर बताया, ये बताता है कि वहाँ पे जो उपनिवेशवाद का चरित्र था उसमें समानता और असमानता किस प्रकार की थी, जो हमारा यहाँ पे एक सबसे आखिरी का बिंदु है। हालांकि मेरी बातों के बीच में मैं बात करते करते आ गया, तो आप नीचे वाले बिंदु के हिसाब से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पहले ही एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। चलिए अब एक और देखते हैं अंतर, समुदायों के बीच अंतर, और यानी कि समानताओं और असमानताओं को देखने की कोशिश करते हैं। अगर समुदाय की बात करें कि सामुदायिक संबंध किस प्रकार के थे, तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका और भारत के लोगों दोनों को ही जो अंग्रेजी शासक था, इनके शासकों ने भेदभाव तरीके से और इनको एक निचले दर्जे का, है ना, निचले दर्जे का लोग माना। जो लोग यानी कि कुछ विशेष, यानी वो अपने आप में कुछ विशेष चीज़ों के साथ बड़े हुए हैं, अंगूरे अपने आप को मानते थे, और एक नीची जाति का, नीचे नस्ल का और क्या कहा जाए, असभ्य लोग के रूप में वो पुकारते थे दोनों को, यानी कि भारत और दक्षिण अफ्रीका दोनों को। अब असमानताओं की बात करें दोनों के बीच, तो स्टूडेंट्स अंतर की बात करें तो एक स्पष्ट अंतर यह है कि जहाँ भारत में जो विभिन्न धर्म के लोग थे उनके बीच, और जो क्षेत्रीय समुदाय थे, यानी कि धर्म के और क्षेत्र के जो लोग थे, उनके बीच में एक सौहार्दपूर्ण, यानी कि मैत्रीपूर्ण अच्छे संबंध थे, और उन सब ने अपने आप को भारतीय समझा था। लेकिन वही दक्षिण अफ्रीका में विभिन्न समुदाय, जैसे जो गोरे, जो काले हैं, और कलर के जो पीपल हैं, उनके साथ जो था कोई किसी प्रकार का कोई मैत्रीपूर्ण, यानी कि अच्छे संबंध नहीं थे, और एक दूसरे के लिए कोई सम्मान नहीं था। यानी कि आप समझ गए होंगे कि दक्षिण अफ्रीका की स्थिति सामुदायिक मामलों में और ज़्यादा काफ़ी ख़राब थी, और वहाँ पे किसी के बीच
यानी रंग के आधार पर भी, चाहे वहाँ के भारतीय हो गए, वहाँ के भारत के लोग भी थे वहाँ पर, तो उनके बीच कोई अच्छा संबंध नहीं था और वो एक दूसरे की इज्जत नहीं किया करते थे। चलिए हम अगले हिस्से पर आते हैं, नेतृत्व की बात करते हैं गांधी और मंडेला को लेकर। तो एक जो समानता है आप लोग सब जानते भी हैं, दोनों सत्य और अहिंसा के पैरोकार थे, यानी दोनों ने उनका समर्थन किया था, सत्य और अहिंसा का। असमानताओं की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर नेल्सन मंडेला को जीवन भर के लिए जो कारावास हुआ था, सजा हुई थी, लेकिन वही गांधी ने कुछ समय के लिए जेल के अंदर रहे, लेकिन इतनी लंबी टाइम तक यानी जीवन भर के लिए उनको ये सज़ा कभी नहीं मिली। चलिए आगे देखते हैं, यानी संघर्ष करने वाले जो पार्टी थी, जो दल थे, उनको लेकर बात करते हैं। जहाँ अफ्रीका में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस थी और भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो समानताओं की बात तो अब नाम से भी आपको दिख ही रहा होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे दोनों ही, ये क्या थी, एक अम्ब्रेला पार्टी एक शब्द है, आप लोग आगे जानेंगे कि इनके अंडर में, यानी इनके नेतृत्व में जो स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई दोनों जगह। जो मैंने पार्टियों का नाम लिया, अफ्रीका में ANC शॉर्टकट में, और भारत में INC। चलिए असमानताओं की बात करते हैं। तो स्टूडेंट दोनों के जो उद्देश्य थे वो अपने आप में अलग अलग थे। जहाँ जो अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी वो रंगभेद के खिलाफ लड़ रही थी, और जो विभाजनकारी नीतियाँ थी, भेदभावकारी नीतियाँ थी, उनके खिलाफ जो सरकारें वहाँ की ये नीतियों को लाई थी उनके खिलाफ, लेकिन भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ। तो दोनों का उद्देश्य यहाँ पे आपको अंतर नज़र आ रहा होगा कि वहाँ कानूनों को लेकर संघर्ष था और यहाँ पर भारतीय रूल को यानी कि उस ब्रिटिश जो शासन था उसके खिलाफ संघर्ष लड़ा गया था। आइए अब स्टूडेंट, अब हम तरीकों की बात करते हैं कि उस संघर्ष का तरीका जो था उसमें क्या समानताएं और असमानताएं थी। तो एक बात तो तय है कि दोनों देशों ने अहिंसक, नॉन वायलेंट तरीके का, शांतिपूर्वक तरीके से स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई लड़ी, और ये दोनों वहाँ देखने को मिल सकता है। कोई जो हिंसक तरीका होता है वो नहीं अपनाए, एक बड़े स्तर पर जो अपना सकते थे, जो हमने पहले बात भी की एक क्वेश्चन में, वो यहाँ नहीं है, यानी कि दोनों जगह ऐसा नहीं हुआ। और अगर अंतर की बात करें तो जहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर सिर्फ जो कहा जाए शांतिपूर्ण तरीके का इस्तेमाल करके, सरकार के विरोध का जो शांतिपूर्ण तरीका होता है उसको अपनाया गया। जो समूह था अपने आप में एकमात्र, वो इनको बोलते हैं उदारवादी, मॉडरेट, यानी कि शांति से काम लेना, वो वाले लोगों का था। लेकिन भारत में आप देखेंगे भगत सिंह जैसे लोग भी थे जिनको उग्रकारी तरीके, जो अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जो शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास नहीं रखते हैं। तो यानी कि जो आज़ादी पाने का तरीका था उनमें भारत के अंदर जो लोग थे उनमें भी भिन्नताएं थीं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट यानी कि वो उग्रवादी उग्र तरीके से थे, और उग्र तरीका यानी कि हिंसा में विश्वास रखने वाले थे, और गांधी जैसे भी लोग थे जो शांतिपूर्ण तरीके में विश्वास करते थे। स्टूडेंट्स चलिए पेज नंबर 24 पर आते हैं। 2.2 जो शीर्षक है, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, के ऊपर अब बातचीत करते हैं। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत यानी कि स्टेटस से रहने की योजना बना रहे थे। आप देख सकते हैं ना कि अपने आप में जो हमने बात की, इंद्रधनुष यानी गोरे काले दोनों लोग एक साथ मिलकर भागीदारी कर रहे थे लोकतंत्र की स्थापना के लिए। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। उनके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। यानी बहुसंख्यक यानी कि यहाँ पर जिसकी संख्या बहुत
ज़्यादा हो, है ना, जो बहुसंख्यक में हो। जैसे भारत के अंदर, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ कि भारत में हिंदू लोगों की संख्या बाकी धर्म के लोगों की संख्या में ज़्यादा है, तो उसी तरह वहाँ पे भी इस तरह का डर था कि जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको डर रहता है बहुसंख्यक उनके साथ भेदभाव ना कर पाए। तो लेकिन यहाँ मामला वहाँ अलग सा था कि वहाँ श्वेत जो थे वहाँ बहुसंख्यक में थे, तो उनकी अपनी मुश्किलें थी, उनकी अपनी दिक्कतें थी जो इतिहास से उनको मिला था। चलिए आगे देखते हैं। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। आर्थिक यानी धन कमाने का, किसी भी तरह के रोजगार व्यवसाय करने वाला, और सामाजिक रूप से यानी कहीं भी आने जाने, जैसे नहाने का हमने देखा कि एक उदाहरण भेदभाव था वो, यानी इस तरह से कहीं भी इस तरह कोई भेदभाव ना हो, इसके वो भी इंश्योर करना था, सुनिश्चित करना था। आगे देखें। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी। देखिए, गोरे लोगों की अपनी चिंता थी, उनको संपत्ति और उनको विशेषाधिकार जो प्रिविलेज मिला था उनके शासन के दौरान, और तो उनको उनकी अपनी दिक्कत थी। आगे देखें। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते का रास्ता अपनाने को तैयार हुए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि पिछली जो अध्याय का मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक व्यक्ति एक वोट, जो लोकतंत्र का एक बहुत ही मुख्य जो सिद्धांत है उसकी मैंने बात की थी। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि किस तरह से उन्होंने इसकी मांग को जो गरीब लोगों ने इनकी मांग की। आगे देखें। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे, यानी कि जो मनमाने तरीके से बहुसंख्यक यानी बड़ी संख्या में लोग वो चाहें वो नहीं कर सकेंगे, नहीं करना चाहिए, है ना, उस तरह की मांग थी और वो सहमत हुए। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। तो देखिए, कई तरह के समझौते हुए और यहाँ पे ये भी एक समझौता था कि जो अश्वेत लोग जो हैं वो गोरों की जो जमीन जायदाद है उन पर भी कब्जा नहीं करेंगे, उनकी भी संपत्तियाँ होती थी। इसलिए यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते को लागू करना और भी कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें, और अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। तो अब ये देखिए, एक भ्रम की स्थिति भी थी अपने आप में, यानी कि किस तरह की कठिनाई वाला दौर था, यानी कि किस तरह की बातचीत रही होगी, समझौते हुए होंगे, हम कल्पना कर सकते हैं। और आप लोग भी सोचिए, इतना मुश्किल होता है। आप ही देखिए, अपने घर के अंदर किसी डिसीजन को, किसी निर्णय को लेना होता है कि घर में कौन सा टीवी आएगा, कौन सी बाइक, जैसे घर में बाइक आती है कौन सी बाइक आएगी, किस तरह के कपड़े लेने होंगे। यानी देखा जा सकता है कि अपने आप में यानी कि आप अगर कपड़े आपके लिए आ रहे हैं तो आप चाहेंगे कि आपसे पूछ कर लिया जाए। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि जो बातें तय हुई हैं उन्हें लिखत पढ़त में ले लिया जाए, जिसे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे। बाध्यता यानी कि आप माइंड होंगे, आप मजबूर हैं उनको मानने के लिए। जैसे हमारे देश में भी या कहीं भी लोकतांत्रिक देश में, तानाशाही में भी जो सरकारें होती हैं उनके पास बाइंडिंग अथॉरिटी होती है, यानी बाध्यकारी सत्ता है, वो हिंसा का प्रयोग कर सकती है। यानी कि उनके पास वो हमने ताकत, हालांकि लोकतंत्र के जरिए हमने चुनाव के माध्यम से वोट देकर दिया, लेकिन अन्य तानाशाही में ऐसा नहीं होता। लेकिन देखिए, हिंसा का प्रयोग करती हैं सरकारें भी, लेकिन आप मानते क्यों हैं? क्योंकि हमने उनको वो दिया है हक वैसा करने का। हालांकि उनकी भी अपनी जो परिस्थिति होती है वो जायज़ होती है, उनको भी संविधान के नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी कि हिंसा भी अन्यायपूर्ण नहीं होगी, वो न्याय की स्थापना के लिए हिंसा होगी। तो अपने अपने कारण होते हैं। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद होता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं।
पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीतकर आने वाले लोग इन्हें आसानी से और मनमाने ढंग से नहीं बदलें। तो आप ये समझ रहे होंगे, क्योंकि मनमाना कौन करता है? जो अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि उस तरह की सोच रखने वाले होते हैं। कई बार लोकतंत्र में भी ऐसे शासक आ जाते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं, कई बार उनके काम करने का ढंग इस प्रकार हो सकता है कि वो लोकतंत्र की जो मूल्य हैं उनमें विश्वास ना करते हों। लोकतंत्र को लेकर मैंने जो अध्याय बनाया, वो आपने जो वीडियो बनाया है उसमें आपने देखा ही होगा, और या एक बार और देखें, और उन मूल्यों को और किसी भी लोकतांत्रिक सरकार जो दावा करती है अपने आप को, उनके कार्य करने के ढंग को आप देखें और अपने आप तय करें क्या वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं। और किसी की ना सुने, सबकी सुने लेकिन उनको जवाब ना दें और खुद सोचें। यानी कहने का मतलब है आप अपने आप सोचें और इस प्रकार तय करें। आप में भी वो क्षमता विकसित हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आपसे उम्मीद की जाती है कि आप लोग एक संवेदनशील पुरुष, महिला या जो भी आप हैं नागरिक बनेंगे आगे चल के। तो यानी कि चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतज़ाम किया। वे कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। और हमने पहले ही बात की थी संविधान की, यहाँ भी एक बार और आप देख लें, अब आपका और पक्का हो गया होगा। तो देखिए, किसी भी प्रश्न उत्तर को अलग से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पाठ के साथ साथ आप इन पर ध्यान दे जाए और समझने की कोशिश जरूर करें। मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि आप अपने शब्दों में लिखेंगे इनको। कोई भी टीचर आपको इसके आपके उत्तर को गलत नहीं बोलेंगे, नहीं गलत करार देंगे और वो सही मार्किंग करेंगे, बल्कि और अच्छा उन्हें महसूस होगा कि आपने अपने शब्दों में कोशिश की। तो इनसे मिला जुला ही, क्योंकि आपको मूल अर्थ जो है बात को समझना है, रटना नहीं उत्तर को। चलिए आगे। संविधान रचना सिर्फ दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हो, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों में फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की जरूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, अगर हम बात नियमों की करें सिर्फ, तो देखिए आपके स्कूल के भी डिसिप्लिन होंगे, उनके कुछ नियम होते हैं। उसी तरह से कई बार हमारे समाज में भी लोगों के रहने के भी कुछ ढंग होते हैं। कहीं नियम लिखे नहीं होते हैं, लेकिन कई बार आपको मानना होता है। आप खास ढंग से रहते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल आपको घर में नहीं करना है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। इसके अलावा अगर हम लिखित की बात करें तो ऐसे नियम जहाँ पर लिखित रूप में होते हैं, तो मैंने विद्यालय का लिया। जो आपके भाई बहन होंगे, जो लोग कॉलेज में पढ़ते होंगे, तो देखिए वहाँ के भी डिसिप्लिन होते हैं हर जगह के। आप कहीं सरकारी संस्था दफ्तर में जाते होंगे, वहाँ के भी नियम कि आपको कैसे क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या नहीं करना है। तो बहुत सारी बातें लिखित में होती है। नियम की आवश्यकता ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और इसके हिसाब से काफ़ी कुछ अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, मैंने बात की। और ये संगठन सरकारी नहीं, प्राइवेट, यानी कि इसमें कोई डिवीजन, इस तरह का विभाजन नहीं है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सहकारी संगठन या फिर राजनीतिक दल, सभी को एक संविधान की जरूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नीचे देखते हैं। खुद करें खुद सीखे वाले हिस्से पर। अपने इलाके के किसी क्लब, सहकारी संगठन अथवा मजदूर संघ या राजनीतिक दल के दफ्तर में जाएं और उनसे उनके संविधान या संगठन के नियमों की पुस्तिका मांगे तथा उसका अध्ययन करें। क्या उसके नियम लोकतांत्रिक नियमों के अनुकूल हैं? क्या वे बिना भेदभाव के सभी को सदस्यता देते हैं? आप यहाँ जा सकते हैं और ये पता कर सकते हैं उनके बारे में। आप लोग गुट बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ग्रुप में जाएं तो काफ़ी प्रश्न होंगे, आपको अच्छा महसूस होगा। सबके अलग अलग प्रश्न होंगे, तो आपको नई बातें भी सीखने को मिलेंगी। तो आप योजना बनाएं कभी कोविड के बाद और आप लोग जाएं, अच्छा रहेगा। आपको सीखने को काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा। तो ये जो सीखा होगा, तो जो आप प्रैक्टिकली सीखेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे। और विद्यालय में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो तो बहुत छोटी बात है, और बिल्कुल छोटी बात है। जैसे हम भी अपनी
जब टीचर की ट्रेनिंग होती है हमें ये बिल्कुल हमने सीखा, हमको बताया गया कि आपके लिए जो एग्ज़ाम है वो अपने आप में एक मजबूरी के तौर पर है। और ये समझिए कि बस एक जिस तरह होती है ना, कोई बाउंड्री पार करके, सीमा रेखा पार करके वहाँ जाना होता है, वो रेखा की तरह है। इसे पूरे जीवन का सार ना बना लें कि एग्ज़ाम है और वही सब कुछ है। असली चीज़ नॉलेज है और समझना है, और समझना बहुत ज़रूरी है, रटना नहीं। हम चुनने के प्रश्न को देखते हैं अपने 24 पेज के इसी बगल में दाएं हाथ पर। ये तो गड़बड़ हो गई। अगर सभी बुनियादी बातों पर पहले ही फैसला हो गया था तो संविधान सभा बनाने का क्या औचित्य था। स्टूडेंट्स, जो बेसिक ही हम बात कर रहे हैं कि जो बुनियादी तौर पर जो नियम होते हैं अगर वो पहले ही तय था, तो अब देखिए इस तरह की बात अपने आप में हाँ बुनियादी जैसी बात रहती है। जैसे बुनियादी तौर पर हमें आज़ादी मिलना, मताधिकार, जो मत देने का अधिकार है, अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये किसी लोकतांत्रिक समाज के लिए ये बुनियादी बातें होती हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो बुनियादी नियम हैं ये अपने आप में एक दिशा देने वाले सिद्धांत होते हैं, यानी कि एक दिशा दिखाने का काम करते हैं। और चीज़ें यही नहीं रुकती हैं, इसके बाद विवाद चलता है, वाद विवाद चलता है, डिस्कशन जो बोलते हैं, आपस में बहस होती है कि इसमें भी क्या। तो बात जो होती है इससे आगे की होती है, और इसके लिए एक पूरी किस तरह के नियम होंगे, क्योंकि चीज़ों को वैसे ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा एक माहौल की ज़रूरत होती है, उसके अंदर उनके लोगों को भी जो असली मांगें होती हैं वो भी होती हैं। तो एक ज़ोरदार बहस और असली बातों को लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस तरह से अगर बैठकर अगर सारी बातें डिसाइड नहीं होंगी और पहले ही ऐसे ही तय कर लिया जाएगा तो और लिखित नहीं होंगी तो बहुत खतरा है इस बात का, क्योंकि बहुत हर बार नई नई कंडीशंस आएंगी, नई नई परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी, नई नई दिक्कतें होंगी, तब क्या करना होगा। तो उसके लिए ज़रूरी था इस तरह का कुछ किया जाए, और इसी तरह से संविधान सभा जो भारत की है उसका गठन हुआ और उसने आगे के जो रास्ते हैं वो तय किए। आइए पेज नंबर 25 पर सब लोग आ जाएंगे। संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें नागरिक कहा जाता है ना, से ध्यान रखेंगे, इसमें सिटीजन कहते हैं, CITIZEN, तो ये इन्हें सिटीजन नागरिक कहा जाता है, के बीच के आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। यानी लोग और सरकार के संबंध भी वो तय करते हैं, और लोग किस प्रकार से रहेंगे एक क्षेत्र के अंदर, ये मैं छोटे की बात की, यानी कि पूरे सामूहिक तौर पर मैंने बात की, यानी सामूहिक तौर पर पूरा देश के लोग किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे, कुछ मूल बातें क्या होंगी, वो सब तय करता है संविधान। संविधान अनेक काम करता है जिनमें ये प्रमुख हैं। पहला, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। तो इसमें जरूरी क्या, अगर मान लीजिए अगर आपको एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो बहुत कठिनाई हो जाएगी जीवन जीने में। तो ये संविधान इस बात को इंश्योर करता है कि वो चीज़ें हों जिसकी वजह से एक दूसरे पर भरोसा कर पाएँ। तो ऐसे अधिकार देने ऐसी कई बातें हैं, इस बात को करने के लिए ये किया जाता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण बात होती है, और आपके में आ सकता है कहीं प्रश्न में कि संविधान के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप इसके उत्तर में डालें जो ये बातें बोल रहा हूँ, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ही तो होता है कई जगह पर, आप यहीं समझ लें। तो ये क्या कह रहा है कि देखिए एक नियम होता है किस प्रकार सरकार का गठन होगा, कैसे कैसे होगा, कितने लोग होंगे, कितने बहुमत होगा, कितनी संख्या होगी, तब जाके कोई सरकार बनेगी। और थोड़ी बात मैंने पहले की थी कि संख्या कितनी होगी, आधे से अधिक होने पर ही एक सरकार बना सकता है कोई, इस तरह की बातें मैंने पहले की थी एक लोकतंत्र वाले पार्ट में एक, और किस तरह से वो फैसले लेंगे, तो इसका काम भी संविधान करता है। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। तो इसमें ये भी आप समझे कि एक सीमा होती है, लिमिट,
उसके आगे सरकार हस्तक्षेप हमारे कार्य में नहीं करेगी। और वो सीमा कौन बताएगा? संविधान। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। एक पहचान एक अच्छे समाज की, जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ मिलजुल कर सबका ध्यान रखा जाता है, तो वहाँ पे सबकी बातों को सुना जाता है और उसके लिए सबकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण होता है। इससे पहले जो ऊपर का मैंने एक पॉइंट बताया, आप आजकल व्हाट्सएप में आपने सुना ही होगा कि इस तरह की मांग चली थी कि व्हाट्सएप में जो प्राइवेसी है उसका मुद्दा कि प्राइवेसी अब नहीं रहेगी, सारी जो हमारी अंदर की बातें हैं वो बाहर हो जाएंगी। तो कुछ ऐसी बातें हैं, इस पर बहस का मुद्दा होता है, आते हैं, पहले भी हुआ है। आधार को लेकर ऐसी बात हुई थी कि क्या इसमें निजता का, सरकार निजता का हमारी जो अधिकार है उससे इसका फ़ायदा उठा लेगी। तो आपने भी कभी भी सुना होगा। तो निजता मतलब आपकी कुछ अपनी पर्सनल बातें, ये सब ये पब्लिक हो जाएंगी, तो ये बहस का मुद्दा होता है। एक लोकतांत्रिक सरकार में जहाँ लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है, वहाँ पर ये बहुत कठिन होता है ऐसे फैसलों को लागू करना, और इसके अपने तर्क होते हैं हालांकि, और सरकार को देने ही पड़ते हैं कि जनता के फायदे में। चलिए आगे। जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन है वहाँ संविधान का होना जरूरी है। तो अभी अंतर को समझ गए काफ़ी अच्छे से, उम्मीद है मुझे, और इसके कारण भी आप सोच सकते हैं। मैंने पहले बात की, ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। देखिए, अमेरिका भी आज़ाद हुआ था सन 1776 में, तो उसने भी अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान की को मान्यता दी। इसके बाद से यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। तो देखिए, परंपरा विकसित कहाँ से हुई? आ सकता है कई एक नंबर में फ्रांस के, है ना, फ्रांस के संविधान से कि एक लिखित संविधान भी होना चाहिए, और वहाँ बना था। काफ़ी फेमस भी होगा फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति 1789 के बारे में जो लोग नहीं जानते वो लोग थोड़ा पढ़ें, इंटरनेट पर देखें। चलिए नीचे देखते हैं 2.3 वाले शीर्षक, भारतीय संविधान का निर्माण। दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता भरे देश के लिए संविधान बनना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। इनका अंतर आप समझ रहे होंगे। गुलाम मतलब आपके साथ कुछ भी, स्लेव बोलते हैं इंग्लिश में, तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता था, वो जैसा चाहते थे। आपने देखा ही होगा, क्रांति फिल्म देखेंगे कभी, उसके अंदर किस तरह की हालत अंग्रेजों ने की थी। गांधी, आप एक फिल्म देखें, रिचर्ड एटनब्रो की है, और उनके अंदर भी आपको उस टाइम के बारे में कुछ दिखाया जाएगा। तो ऐसे फिल्मों के बारे में फिल्मों को देखें, आपको थोड़ा एहसास होगा उसके बारे में। भगत सिंह को लेकर कई फिल्में बनी हैं उसमें भी। तो आज़ादी के बाद से ये हालत नहीं रहने वाली थी, क्योंकि हमारा अपना अधिकार था। अब अंग्रेज जा चुके थे, अब हम नागरिक बनने वाले थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी। देखिए, हमारे देश का को पता है कि हिंदू मुस्लिम इस प्रकार से विभाजन किया गया था इस आधार पर। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। कई लाखों में लोग मारे गए रास्ते में इधर से उधर जाने में। ये अपने आप में सोचकर भी बहुत ज़्यादा रोंगटे खड़े हो सकते हैं कई लोगों के। और उस समय के कुछ लोग जिंदा भी होते हैं, उन्होंने कहानी बताते हैं, तो अपने आप में एक अफसोस सा महसूस होता है। तो आप लोग देखें इसको, ऐसे वीडियोस भी, और महसूस कर पाएंगे कि कैसे कितनी बुरी स्थिति रही होगी। कई लाखों, 10 लाख 20 लाख, कई संख्याओं में लोग रास्ते में आने जाने, उनके साथ कुछ गलत भी हुआ सब जगह पे, पाकिस्तान में भी, भारत में भी। जब देश आज़ाद हो रहा था अपना, बंटवारा भी हुआ था, आपको पता होगा। तो विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। तो आपने सुना होगा रजवाड़े, जो राजा राज करते थे। तो हमारे इस तरह से करीब 567
के आसपास या जो रजवाड़े थे हमारे देश में, राजा राज करते थे अपने छोटे छोटे अपने रजवाड़ों के अंतर्गत, तो इस तरह का एक मौका दिया था। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर तो यही होता है, आज़ादी दी जाती है। तो इस तरह से बनने से पहले इस तरह की बातें हुई थी, उन्हें आज़ादी दी गई थी। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जब संविधान लिखा जा रहा था तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं लगता था जितना आज है। संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य की चिंता थी। बाएं हाथ पर आप लोग देखेंगे तस्वीर है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल की। 1875 में इनका जन्म हुआ, 1950 में इनकी मृत्यु हुई। गुजरात में इनका जन्म हुआ। अंतरिम सरकार में गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री के तौर पर इन्होंने भूमिका निभाई। ये वकील थे और बारदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे, एक प्रमुख नेता के तौर पर उस वक्त उभरे थे बारदोली। जो एक सत्याग्रह था, आप लोग इसके बारे में पढ़ें किस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी और बहुत फेमस हुए थे उसके बाद में। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, क्योंकि ये हमारे गृह मंत्री थे सबसे पहले उस समय, तो इन्होंने काफ़ी बड़े प्रयासों से, आप लोग इनकी कहानी और बड़े क्लास में जाएंगे तो और पढ़ेंगे, और जिसका मन हो तो वो इस पर देखें एक बार, वीडियोस के माध्यम से यूट्यूब पर है मौजूद कई, उसमें आप लोग देख सकते हैं। बाद में उप प्रधानमंत्री, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे देखिए सरोजनी नायडू, 1879 में इनका जन्म हुआ और 1949 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ। कवयित्री थी, यानी कविता लिखना, लेखिका भी थी, लेख भी लिखती थी। राजनैतिक कार्यकर्ता, कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। तो इनसे जुड़ी ये मुख्य बातें हमने यहाँ पे बताई। तो स्टूडेंट्स ये भूलना ठीक नहीं होगा। तो इनके महत्व को, जो इन्होंने भूमिका निभाई, उस पर और आप अगर एक दो वीडियो देखें तो और बेटर रहेगा। तो आप लोग देखें अवश्य इनको। अब खुद करे खुद सीखे वाले हिस्से पर देखते हैं। अपने दादा दादी, नाना नानी या इलाके के किसी बुजुर्ग से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या उनको आज़ादी या बंटवारे या संविधान निर्माण के बारे में कुछ बातें याद हैं। उस समय लोगों को किन किन बातों की उम्मीद थी और क्या क्या अंदेशे थे। अपनी कक्षा में इन बातों की चर्चा कीजिए। तो जो लोग YouTube पे देख रहे हैं और स्कूल अभी नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं कि आप क्लास में ही करें, आप आपस में भी ये बात कीजिए। और दादा दादी जो अपने हैं, गांव के लोग हो और पुराने लोग हो गांव में, आप जो इनके कई लोग गांव में होंगे भी इस वक्त, या गांव लोग जाते होंगे, शहर के जो लोग होंगे, तो आप लोग वो देख उनसे बात कीजिए, उस समय के बारे में जानिए। आपको वही उत्तर दे देंगे और आपको उनके उत्तर ऐसे याद रहेंगे कि आप बिल्कुल याद कर पाएंगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मान लीजिए कि आज़ादी के वक्त में किस तरह की समस्याओं को लोगों को झेलना पड़ा था, आप फट बिल्कुल याद कर लेंगे कि आपकी नानी ने किस तरह की बातें बताई थी। आप उन्हीं के उत्तर को लिखें, आप नाम ना डालें, घटना क्या थी वो, उस तरह से उसका एक नाम में होगा आपका कि किस तरह से चोरी वोरी हुई, हत्याएं हुई, ऐसी कई घटनाएं होती हैं। तो उनकी सहायता से किया जा सकता है। कुल मिला के आपके सोचने पर मैं जोर दे रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और सोचें और बात करें इस पर, दोस्त लोग आपस में। चलिए आगे देखते हैं। संविधान निर्माण का रास्ता, इस वाले शीर्षक में आएंगे। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय के भारत में नहीं थी। भारत में पेज नंबर 26 पे आएंगे सब लोग। आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का माफ कीजिए काम हो चुका था। और हमारे आज़ादी के जो संघर्ष हुआ उसके लिए आपको तो पता ही होगा, कई हर तरह की विचारधारा के लोग और हर धर्म के लोग, संस्कृति के लोग आए थे और मिल के उन्होंने लड़ा था। तो जब आपस में करते थे, योजनाएं बनाते थे, तो उस तरह की चीज़ें काफ़ी पहले, कांग्रेस पार्टी की तो काफ़ी ज़्यादा आपको पता है, उसकी स्थापना से लेकर
तब से आगे तक कई सारी बातें और कई सारे डिसीजन पहले ले लिए गए थे। तो आप लोग देखेंगे आगे बड़ी कक्षाओं में और जानेंगे इसके बारे में। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष पर नहीं था, यह न केवल अपने समाज को फिर से जगाने का वरन अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अब तक भी बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। तो उसने 1928 में जो मोतीलाल नेहरू द्वारा जो उनके सदस्य ने लिखा था उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन दोनों ही दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं इंग्लिश में, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात कही गई थी। देखिए काफी काम पहले भी हुआ था, यानी कि मामला पहले से ही था और इस पर बातचीत चलती थी, क्योंकि आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष पहले भी हुए थे। कई बार तो ऐसा लगा था कि अब हो जाएगा तो तब आज़ाद भारत हो जाएगा। तो इसके लिए पहले से ही बातचीत चलती थी कि आज़ाद भारत में किस तरह का संविधान होगा, किस तरह से रहेंगे लोग। तो ये सब कई सारी कोशिशें हुई, उसी को लेकर यहाँ बात की जा रही है। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनैतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनैतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। स्टूडेंट्स 1935 में एक भारत शासन अधिनियम था और बताया जाता है कि उसका काफ़ी बड़ा हिस्सा 75% तक शायद तो वहाँ से भी हमने लिया। तो एक बड़ा हिस्सा हमने कई पहले के जो औपनिवेशिक काल से हमने लिया। तो इस पर भी काफ़ी बहस होती है वैसे, लेकिन उस समय की परिस्थिति ने और उस समय लोगों ने ऐसा डिसाइड किया, जो अच्छी चीज़ें थी उनको लगा और उन्होंने वहाँ ले लिया, अपने में शामिल कर लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। ये भी ध्यान रखने की बात है, उस समय बहुत कम लोगों को, यानी कि देखिए जो हमारे यहाँ अब आज़ादी के बाद हुआ वो वाली स्थिति वहाँ नहीं थी। इसके आधार पर अंग्रेज़ों ने जिस विधायिका का गठन किया था वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। कई बार आ जाता है प्रश्न 1 नंबर में, वो कौन सा वर्ष था 1937 में। जैसे राज्य सरकारें होती उसी तरह से प्रादेशिक असेंबलियों का वहाँ पे चुनाव कराया गया था। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थी, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और चलाना था। तो इसमें देख सकते हैं कि अब अनुभव कितना बड़ा काम आया। पहले ही अंग्रेजी शासन में हमको ये अधिकार देखिए आसानी से तो मिले नहीं थे, लोगों ने लड़ा था और पाया था, तो इसका अनुभव लिया था। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया, जैसे कि 1935 का भारत सरकार कानून, जिसकी मैंने अभी बात की आपके सामने। आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले से चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया था कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभवों को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई।
देखिए, और कितना काम आया वो सब जो अनुभव था। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा स्टूडेंट्स कि आप लोग ये देखिए किन देशों से क्या क्या जो एक एक छोटे छोटे बिंदुओं में बात की गई है। अगर आप इन्हीं बातों में ध्यान दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आपको याद रखना है तो कुछ और इनके बारे में पढ़ें, इनके ऐतिहासिक रूप से, कि ब्रिटेन से हमने क्या लिया, अमेरिका से हमने क्या लिया, रूस से क्या लिया। तो देखिए, फ्रांस से क्या लिया। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे। इसमें सामाजिक और आर्थिक समता यानी कि सबको एक तरह की सामाजिक रूप से बराबरी का जो बात होती है वो इंश्योर करना, सबको पैसे कमाने का अधिकार, काम करने का अधिकार, अपनी योग्यता के आधार पर, इस तरह की बातें वहाँ से ली गई। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि अपना संविधान अपने आप में कई सारे जो अच्छे आदर्श है, जो अलग प्रैक्टिसेस थी अनेक देशों की, अच्छे अच्छे मूल्य थे, उनको भी अपने में आत्मसात किया, अपने में शामिल किया। तो और एक अच्छी बात भी थी क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों ने इतना सोचा। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैं एक अंतर बताना चाहूँगा। समानता और समता शब्द दो आते हैं कई बार। इनके लिए शब्द समानता के लिए इक्वलिटी और समता के लिए इक्विटी आता है। इनमें अंतर यह है कि जहाँ समानता में पूरी तरह से बराबरी की बात की जाती है, जैसे राजनीतिक समानता यानी वोट देने का अधिकार, सबको बराबर बिल्कुल। लेकिन आप बताइए, जिनके साथ जो लोग बहुत गरीब वर्ग से आते हैं और अच्छी स्थिति में नहीं हैं, क्या वो लोग, उन लोगों को आपने देखा है कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई कर पाते हैं आगे, या जो बड़ी बड़ी कक्षाएं, जो वो उच्च शिक्षाएं होती हैं, कॉलेज की पढ़ाई रेगुलर की होती है, उनमें उनको मुश्किल होती है। ये कुछ इसी तरह से है समता कि वहाँ बराबर लाने के लिए कुछ सहायता की जाती है, बराबर लाने की कोशिश की जाती है, और बराबर लाने की कोशिश यहाँ की जाती है। और साथ ही आप देखेंगे कि जब हम आर्थिक समता की बात करेंगे तो हम यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे किन लोगों की कौन कौन सी स्किल है, किस कौशल में वो दक्ष हैं, तो हम उसके हिसाब से उनके पद को इंश्योर करेंगे। देखिए, सबको सब कुछ पद देना भी ठीक नहीं है। जिसको जिस चीज़ की जानकारी है, तो जिसको जो हक है उसके आधार पर, यानी कि उसकी कैपेसिटी, क्षमता के आधार पर उसको वो अधिकार, चाहे वो आर्थिक क्षमता की बात हो, वो दिए जाएंगे। आगे देखें। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल ज़रूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने भारतीय संविधान के निर्माण में मदद की। देखिए, इसमें साथ में चिंतन चल रहा था कि वाकई क्या सही है, और भारत की परिस्थिति के अनुसार जहाँ पे इतनी सारी विविधता थी, क्या वो ठीक रहेगा। यानी बातचीत का दौर काफ़ी चला और ज़रूरत थी। हाँ, इसी पृष्ठ पर दाएं हाथ पर देखेंगे अबुल कलाम आज़ाद के बारे में। इनके एक पिक्चर भी बना हुआ है, आप लोग देखें। 1888 से 1958, 1888 में जन्म होता है, 1958 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म सऊदी अरब में इनका हुआ। शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता, अरबी के विद्वान थे, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आंदोलन हुआ देश की आज़ादी में, इनकी एक बड़ी भूमिका रही। मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी। देखिए, ये बड़ी बात थी अब्दुल कलाम आज़ाद की कि वो इस तरह की जो विभाजन विश्वास नहीं करते थे। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक साथ रहें, एक साथ शांतिपूर्वक एक साथ रहें। तो जो लोग धर्म की राजनीति करते थे, हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश करते थे, वो इस तरह की राजनीति के खिलाफ थे। बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। तो देखिए, कई बार जी के आपके प्रश्न आ सकता है कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री आज़ाद भारत के कौन थे, तो ये आप नाम याद रखें। चलिए आगे देखते हैं हम। टीटी कृष्णामाचारी 1899 से 1974। 1899 में इनका जन्म हुआ, 1974 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म तमिलनाडु में हुआ।
प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। प्रारूप यानी कमेटी, यानी कि संविधान सभा बनाने के लिए, देखिए प्रारूप यानी डिजाइन किस तरह का होगा, फ्रेमवर्क और क्या होंगे, वो किसी कमेटी थी, कुछ लोग थे उसमें, इनका ये भी एक थे। उद्यमी और कांग्रेसी नेता, अपना एक उद्यम था, एंटरप्रेन्योर थे, कांग्रेस के नेता थे। बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने, फाइनेंस मिनिस्टर। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स नीचे है फोटो, यहाँ भी इनकी तस्वीर जरूर देखें, आपको इससे थोड़ा आसान रहेगा आगे की तरफ कभी भी जाएंगे तो आपको पहचानना। राजेंद्र प्रसाद, 1884 में इनका जन्म हुआ, 1963 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म बिहार में। संविधान सभा के अध्यक्ष थे ये भी आ जाता है कई बार पूछने, यही लोग ध्यान रखें। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार थे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ये कई इनसे जुड़ी मुख्य बातें हैं और आप पेपर और देखें इनको और याद रखें। संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहां से पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिर भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? यहाँ आपको संविधान बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले कुछ नेताओं के बारे में कुछ संक्षेप में कुछ जानकारियां मिलेंगी। चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे संविधान सभा कहते हैं। तो बड़ी आसानी से और आसान शब्दों में इन्होंने बताया। दस्तावेज यानी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट बोलते हैं। जैसे देखिए किसी पन्ने पे कुछ लिखा होता है, उसी तरह से देखिए जब देश की बात होती है तो अब जाहिर सी बात है कि मामला और बड़ा होगा, तो जो जितने बड़े होते हैं उसके लिए इस शब्द का प्रयोग होता है। जो लोग उसको लिखने वाले होते हैं, बहुत संख्या होती है। देखिए अभी एक घर की बात होती है तो कुछ नियम बनते तो एक आदमी मिलके आपस में हो, 2-4 लोग मिलके कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तो देश की बात थी, जो जाहिर सी बात है बहुत लोगों की ज़रूरत थी, और यही सब लोग मिलके जो नाम एक इनका होता है वो है संविधान सभा। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। जो ये तारीखें हैं स्टूडेंट्स को जरूर याद रखें, जो ये साल है, वर्ष है, महीना जो दिया रहता है एक बार, तो सुनने में और एक बार देख भी लें, इससे आपको आसानी होगी। यही फैक्ट बोलते हैं, तथ्यों की जानकारी होती है, इससे आसान रहता है आगे के लिए। तो 1946 में हमारे चुनाव हुए इसके संविधान सभा के भारतीय, और उसके बाद बैठक जो होती है पहली वो 1946 में दिसंबर महीने में। इसके तत्काल बाद देश 2 हिस्सों भारत और पाकिस्तान में बट गया। संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बट गई, भारत की संविधान सभा और पाकिस्तान की संविधान सभा। अगले पेज पर आ जाएंगे, यानी 27 नंबर पर पेज पर। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इसने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, रिपब्लिक डे हम बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपने देखा भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था, नाम से जो अलग अलग देश बने थे, भारत का विभाजन होकर, तो जाहिर सी बात थी कि अलग अलग देश के लिए अलग अलग कानून बनेंगे, तो अलग अलग नियम बनेंगे। उस देश की जो संविधान अलग सभा अलग थी, हमारे देश की अलग थी। चलिए आगे देखते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए संविधान को हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया है। संविधान सिर्फ संविधान सभा के सदस्यों के विचारों को ही व्यक्त नहीं करता है, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। माफ कीजिए। दुनिया की कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर ही वहां के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। और स्टूडेंट्स, हमने पहले बात की इन बुनियादी बातों पर क्या होती है, तो देखिए कितनी मुश्किल होती है। अगर आपने बुनियादी बातों का ध्यान नहीं रखा है तो आगे फिर दिक्कतें आएंगी। बोलते हैं ना, बुनियाद अगर घर की ठीक होती है तो देखिए ऊपर की जो आदि संरचना बनेंगी, जो स्ट्रक्चर बनेंगे वो भी ठीक होंगे।
बुनियाद में ही गड़बड़ है तो बिल्डिंग ढह जाएगी, है ना। कई देशों में संविधान है पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह का दस्तावेज भर है। कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है। पिछली आधी सदी से ज्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान के कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, पर किसी भी बड़े सामाजिक समूह या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान को मानने का दूसरा कारण यह है कि संविधान सभा भी भारत के लोगों का ही प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ बहुत ध्यान दें कि हम एक प्रश्न के उत्तर भी ढूंढ रहे हैं अच्छे से, जो हमने बात की ऊपर, हमें संविधान को क्यों मानना चाहिए, हम क्यों मानते हैं। तो इसके उत्तर की हम बात कर रहे हैं। एक कारण ऊपर की बात करिए, अब मैं यहाँ पर भी दूसरे कारण की बात कर रहा हूँ। बातों को आप अच्छे से समझें ताकि आप अपने कारण को, जो हम यहाँ कारण की बात कर रहे हैं, अपने शब्दों में बिंदु 1 बिंदु 2 करके आप स्वयं लिखें। हो गई आसान बात, किताब की बात को अपनी भाषा में लिखें। तो दूसरे कारण को भी हमने देख लिया। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर रहे थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की थी। पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप काफी कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता देता है। स्टूडेंट्स, वैधता यानी कि लेजिटिमेसी। आप लोग उसे मान रहे हैं ये वैध है, यानी कि आप नहीं तो वैधता की कौन देता है? वैधता जनता देती है, उनको अपनी जिंदगी में लागू करके, अपने उसका पालन करके। संविधान सभा का काम काफी व्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक, खुला यानी ओपन, सर्वसम्मति यानी कंसेंसस यानी कि सब लोग उसको मानते हैं, बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। प्रारूप के लिए हम अंग्रेजी में ड्राफ्ट शब्द का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखें। और क्या होता है, ये किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप है। ये कोई भी कानूनी दस्तावेज होता है उसका प्रारंभिक रूप, यानी कि जो आगे आने वाला है, जो कैसे वो चीज़ें जाएंगी आगे, कैसे होगा काम, उसको लेकर जो आगे की जो बात होती है प्रारूप के अंदर वो बताया जाता है ताकि आगे अंदर क्या है ना। तो यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का नाम आप ध्यान रखें कि ये इसके प्रमुख थे। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा के लिए पर कई दौर में चर्चा हुई। स्टूडेंट्स, धारा के लिए हम सेक्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये आपने इंग्लिश का वर्ड सुना भी होगा। धारा का मतलब है कि ये भी किसी दस्तावेज का एक खास हिस्सा होता है, अनुच्छेद, है ना। किसी भी दस्तावेज का ये हिस्से होते हैं, जरूरी हिस्से, इन्हीं से तो मिलकर बनता है। 2000 से ज्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। 3 वर्षों में कुल 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहां कही गई हर बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। तो देखिए कितना लंबा ये चला पूरी प्रक्रिया। 3 साल लग गए पूरे इसमें। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, ये नाम ध्यान रखें, इस नाम से 12 मोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया।
इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। यानी जितनी बहसें हुई उस वक्त हर तरह पे कई तरह के विचार आए, तो आप अब भी इनको जान सकते हैं। ये 12 खंड थे ये पूरे, ये डिबेट्स के नाम से आज भी मौजूद हैं। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। तो ये आपको स्टूडेंट्स बताएं कि कई बार ऐसी मौके आ जाते हैं जब जरूरत पड़ जाती है किसी संविधान के शब्द की व्याख्या करने की। चलिए ऊपर देखते हैं, खुद करें खुद सीखे वाले हिस्से पर। अपने राज्य या इलाके से संविधान सभा में गए ऐसे सदस्य का नाम पता करें जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। उस नेता की तस्वीर जुटाएं या उनका स्केच बनाएं। हमने जिस तरह संक्षेप में कुछ नेताओं के बारे में सूचना दी है, उसी तरह उनके बारे में भी ब्यौरा दें। यानी नाम, इसमें जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष दोनों, जन्म स्थान, वर्तमान राजनैतिक सीमाओं के आधार घर, माफ कीजिए पर, तो इसमें आपको बताना है इनका जो जन्म स्थान था वो राजनैतिक गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण, संविधान सभा के बाद की भूमिका। ये आपके लिए जानना बड़ा मज़ेदार हो सकता है। तो जाइए अपने घर के किसी बड़े सदस्य से या आसपास आपके कोई टीचर हैं उनसे, जो बड़े लोग हैं, या इंटरनेट पर भी कई सारे जो आपको अच्छा तरीका लगे उसे जाने। यही उत्तर तो मौजूद होता ही है, तो आप इसको ढूंढने की कोशिश में लगें और ये आपको बड़ा यादगार पर रहेगा। इसके लिए इस क्रियाकलाप आपको करें मैं चाहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए उल्टे हाथ पे ही बाएं हाथ पे एक तस्वीर है जयपाल सिंह, इनके बारे में देखते हैं। 1903 में इनका जन्म हुआ, 1970 में इनकी मृत्यु हुई। झारखंड में इनका जन्म हुआ। ये खिलाड़ी थे और शिक्षाविद भी थे। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, देखिए इनके साथ ये जुड़ा हुआ है। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। तो इनसे जुड़ी बातें आप याद रखें, आपको काम आएगा। कई बार 1 नंबर में या उस तरह से यह जानकारी आपकी आगे काम आएगी ही। नीचे देखें तस्वीर, H.C. मुखर्जी, 1887 में इनका जन्म हुआ, 1956 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जन्म बंगाल में हुआ। ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद भी थे, कांग्रेसी नेता थे, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य थे। स्टूडेंट्स बाद में ये बंगाल के राज्यपाल भी बने। तो इनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी, बात की, माफ कीजिए। अगले बात करते हैं, नीचे देखिए, जी दुर्गाबाई देशमुख। जो लोग दिल्ली में रहते हैं इनके नाम पे एक स्टेशन भी है, देखिए जाके मेट्रो स्टेशन, या आप सर्च करें। 1909 में इनका जन्म हुआ, 1981 में इनकी मृत्यु हुई। जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता ये थी। आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक थी ये। कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। अगले पेज पर आ जाएंगे। यहां कहां पहुंचे, क्या समझे वाले हिस्से पर देखते हैं। ये पेज नंबर 28 पर है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के बारे में यहाँ दी गई सभी जानकारियों को पढ़ें। आपको यह जानकारी कंठस्थ करने की जरूरत नहीं है। इस आधार पर निम्नलिखित कथनों के पक्ष में उदाहरण प्रस्तुत करें। तो ये आपके सामने पेश किया गया है। ये तरीका बताया गया है कि आपको इससे आसानी रहेगी और आपको रटने की प्रवृत्ति आपके अंदर पैदा नहीं होगी। चलिए देखते हैं प्रश्नों को।